हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक ऐसी मलेशियन मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ जो देख के आपका सर चकरा जाएगा, जिसमें सीरियल किलिंग भी है, जबरदस्त मिस्ट्री भी है, कमाल की स्टोरी भी है और दिल को दहलाने वाली इमोशंस भी है। सभी राज का पर्दा एंड में खुलता है, तो इसे एंड तक देखिए। जिंग हॉ गर्ल्स हाई स्कूल के हॉल में एनुअल फंक्शन की रिहर्सल चल रही है, जो सुनामी विक्टिम्स के लिए रखा जाने वाला है। हॉल की छत से लीकेज हो रही है क्योंकि छत की विंडो पे लगी कांच टूट चुकी है। हैंसू, जो स्कूल में क्लीनिंग का काम देखती है, वो उस पानी को पोंछने के काम में लगी है। स्कूल का प्रिंसिपल वोंग जयपू को लेके आता है। जयपू स्कूल के छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम देखता है। वोंग के दिल में हैंसू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, जो वोंग की लड़की एंजेला को पसंद नहीं। एंजेला उसी स्कूल में पढ़ती है। वो डोमिनेटिंग टाइप की लड़की है। स्कूल के पास ज्यादा फंड नहीं, मगर फंक्शन नजदीक आ रहा है तो न चाहते हुए भी वोंग छत की विंडो को ठीक करने का फैसला लेता है। अब इस विंडो का भी मूवी में बड़ा रोल है, जो आगे जाके पता चलता है। रोज शाम को हैंसू अपनी लड़की यूटोंग को लेके स्कूल से घर के लिए निकलती है, क्योंकि यूटोंग भी उसी स्कूल में पढ़ती है। मगर आज उसे वो नजर नहीं आ रही, तो वो उसे ढूंढ रही है। यहाँ यूटोंग को एंजेला और उसकी सहेलियां बेसमेंट में बुली कर रही है। उन्होंने यूटोंग को ग्लू के जरिए दीवार से चिपका दिया है। वो उसे टॉर्चरिंग करने में लगी है। स्कूल का वॉचमैन भी प्रिंसिपल की लड़की देख के अपना मुंह बंद रखता है। यूटोंग जन्म से गूंगी है। कुछ दिन पहले एंजेला का मोबाइल कहीं खो गया था। उसे शक है कि वो मोबाइल यूटोंग के पास है, मगर तलाशी लेने के बाद भी उसे वो नहीं मिलता। यूटोंग मुंह खोलने को तैयार नहीं, तो एंजेला उसके मुंह पे ग्लू लगा देती है। अब टॉर्चरिंग से दिल भरने के बाद ये लड़कियां यूटोंग को उसी हालत में छोड़ के वहां से चली जाती है। तभी अपनी लड़की को ढूंढते हुए हैंसू वहां आती है और अपनी लड़की की हालत देख के शॉक हो जाती है। यूटोंग के बाल को काट के वो उसे दीवार से निकाल तो लेती है, मगर उसकी आंखों में बदले की आंख साफ दिखाई देती है। जंगल में एक एबेंडन हवेली है, जो स्कूल के इन लड़कियों का अय्याशी का अड्डा है। तो बरसात की उस रात वो लड़कियां नशा पानी करने वहां आती है, जिसमें एंजेला की वो 3 सहेलियां भी है, जिन्होंने यूटोंग को बुली किया था। फीवर की वजह से एंजेला नहीं आई है। फॉर्चून कार्ड के पत्ते लगाए जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़की को बाहर कुछ दिखाई देता है। वो उसे देखने जाती है। उसे वापस ना आया देखकर बाकी की 2 सहेलियां भी बाहर आती है, तो उन्हें झाड़ी में पड़ी उनकी सहेली की लाश दिखाई देती है, जिसके पास उसका किलर खड़ा है। वो देख के वो दोनों लड़कियां अंधाधुंध भागने लगती है। किलर एक लड़की को छत पे पकड़ के उसे हथौड़े से मार देता है और उसकी लाश को नीचे फेंक देता है। तो बची हुई तीसरी लड़की डर के मारे झाड़ी में छुप जाती है और पुलिस को कॉल लगाती है, मगर वो किलर वहां आके उसे भी मार देता है। कट्टू हमें वही सेम रेनकोट पहनी हुई हैंसू दिखाई देती है। जाहिर है हमारा शक उसी पे जाता है, मगर वो जंगल में नहीं, अपने अपार्टमेंट की टेरेस पे है। पास ही खड़ी यूटोंग के चेहरे पे हमें डर नजर आता है। हैंसू टेरेस पे चोरी छुपे कमकोट नाम के फल की खेती करती है, जिसे फ्लावर बेड कहा जाता है। वो उन फलों को बॉटल में भर के न जाने कहाँ भेजती है। किसी की हैंसू के इन हरकतों पे नजर है, तो हैंसू इन नींबू जैसे फलों की चाय बना के अपने स्कूल में सबको देती रहती है और सबसे यही कहती है कि वो कमकोट उसके हस्बैंड ने भेजे हैं, जो दूसरे किसी स्टेट में रहता है। यहाँ इन 3 लड़कियों के गायब होने से प्रिंसिपल वोंग भी टेंशन में है, क्योंकि वो तीनों लड़कियां उसकी बेटी एंजेला की खास सहेलियां थी। मगर एंजेला खुद नहीं जानती उनकी वो सहेलियां कहाँ है। हैंसू वोंग को कमकोट की चाय देती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी लड़की यूटोंग को स्पेशल चाइल्ड के क्लास में ट्रांसफर करें, क्योंकि उसे यहाँ बुली किया जाता है। सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से वोंग उसकी बात मान जाता है, मगर उसे लगता है कि यूटोंग नॉर्मल लड़कियों के साथ रहेगी तो ज्यादा शार्प होगी। हैंसू उसे अवेयर कराती है कि उसकी लड़की एंजेला ही यूटोंग को बुली करती रहती है, तो इस चक्कर में कहीं हमारे रिश्ते ना खराब हो जाए। यहाँ पुलिस की एक टीम उस एबेंडन हवेली में गायब लड़कियों को लेकर सुराग ढूंढने में लग जाती है। उन्हें लीड कर रहा है सीनियर इंस्पेक्टर डेविन। तभी उन्हें वहाँ कुछ ओरिगामी मिलते हैं, जो कबूतर की तरह बनाए हैं। अब इनका भी एक सीक्रेट है, जो आगे जाके पता चलता है। अब तहकीकात के लिए पुलिस स्कूल पहुंचती है। एक पुलिस यूटोंग से पूछताछ करने लगता है, क्योंकि गायब लड़कियां उसकी क्लासमेट थी और बुली इंसिडेंट को लेके यूटोंग का नाम सामने आया है। यूटोंग बोल नहीं सकती, तो वो पुलिस वाला उसे पेपर और पेन देता है ताकि वो लिख के जवाब दे। तभी हैंसू यूटोंग की मदद करने वहां आती है, मगर हैंसू का इंटरफियर करना डेविन को पसंद नहीं आता। वो हैंसू पे गुस्सा होता है। यूटोंग पूरी तरह डरी हुई है। अब एंजेला का भी बयान लिया जाता है। वो बताती है कि इस इंसिडेंट की अगली रात सुनामी के विक्टिम्स को श्रद्धांजलि देने के लिए लेक में पेपर बोट छोड़ने का प्रोग्राम रखा गया था। तब पेपर बोट पानी में छोड़ते वक्त मैं उस ठंडे पानी में गिर गई और मुझे फीवर आ गया। तो उस रात मैं अपने सहेलियों के साथ जा नहीं पाई। मैं हॉस्पिटल में थी, जिसके सबूत वो पुलिस को देती है। या हैंसू के रिक्वेस्ट पे
यूटोंग को स्पेशल चाइल्ड के क्लास में ट्रांसफर किया जाता है। क्लास में यूटोंग एक ड्राइंग बनाती है जिसमें दिखाई देता है कि किसी शख्स को जमीन में दफन किया है और उसके ऊपर कमकोट के पौधे उगाए हैं। यूटोंग उस ड्राइंग को काट के उसके ओरिगामी बनाती है और सीजर को बेंच के नीचे छुपाती है, जिसे वक्त आने पर वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ उन मिसिंग लड़कियों में से एक लड़की की माँ अपनी लड़की को फ्रस्ट्रेट होकर ढूंढ रही है क्योंकि अभी तक उन तीनों लड़कियों की लाशें नहीं मिली। हैंसू से भी वो पूछती है, मगर हैंसू उसे ये कह के दिलासा देती है कि अगर उसे कुछ पता चला तो वो सबसे पहले उसे बताएगी। घर जाते हुए रास्ते में वो दोनों अपार्टमेंट के सामने के स्टोर में जाते हैं। शॉप ओनर बरसात में भीगी यूटोंग को अनइंटेंशनली पोंछता है तो हैंसू उसे रोकती है, जिससे पता चलता है कि वो अपनी बेटी को लेके ओवर प्रोटेक्टिव है। इसकी भी एक वजह है जो आगे पता चलती है। शॉपकीपर हैंसू के पति की तारीफ करता है कि घर से दूर रहने के बावजूद वो अपनी फैमिली का कितना ख्याल रखता है। हैंसू का पति पिछले 5 साल से घर से दूर है। तभी यूटोंग एक सस्पिशियस आदमी को उन पे नजर रखते हुए देखती है, जो उसे देख के भाग जाता है। यहाँ हैंसू के अपार्टमेंट में एक नया टेनेंट रहने आया है। वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल के रिपेयरिंग का काम देखने वाला जयपू है। सामान ऊपर चढ़ाते हुए जयपू यूटोंग को चोट ना आए इसलिए सेफ्टी के चलते पकड़ के पीछे लेता है। जो बात हैंसू को खटकती है वो तुरंत यूटोंग को जयपू से हटाती है। इस बात पे वो यूटोंग पे बहुत गुस्सा होती है। दूसरी ओर एंजेला किसी सुनसान जगह पड़ी एक पुरानी स्क्रैप बस में आती है और सिगरेट पीने का शौक पूरा करने लगती है कि तभी वही किलर उस पर अटैक करता है। एंजेला उससे बचने की कोशिश करती है मगर वो किलर हथौड़े से उसे मार देता है। दूसरे दिन स्कूल का एक सीनियर टीचर शिमोन रिटायर्ड होता है। कुछ स्टूडेंट और टीचर उसे फेयरवेल देते हैं। हैंसू भी उसे कंकोट देती है। जयपू अपनी वैन से उसे उसके घर छोड़ने ले जाता है। रास्ते में जयपू उसे स्कूल की चाबियों का गुच्छा देता है जो पिछले कुछ दिनों से जयपू के पास ही था। दूसरे दिन रिहर्सल के वक्त हॉल में प्रिंसिपल वोंग टेंशन में है क्योंकि कल से एंजेला घर नहीं लौटी। रिहर्सल में यूटोंग भी आई हुई है। छत पे लगी विंडो को देख के वो इमोशनल होके किसी सोच में डूब जाती है। इस मूवी में हर सिचुएशन की एक कहानी है जो एंड में सामने आती है। आज फाइनल रिहर्सल है, अगले हफ्ते असली फंक्शन होने वाला है। रिहर्सल की शुरुआत होती है। वोंग एंजेला के न दिखने से अभी भी परेशान है तो यहाँ यूटोंग अचानक कहीं गायब हो जाती है। ट्रेडिशन के चलते वोंग स्टेज पे लगाए शॉवर बॉल की रस्सी खींचता है तो उसमें से एंजेला की लाश नीचे आती है और रस्सी से लटकने लगती है, जिसमें रखे एंजेला के फोन पे वोंग के कॉल की रिंग बजती नजर आती है। वो नजारा देख के डर के मारे भगदड़ मच जाती है तो वोंग शॉकिंगली एंजेला की लाश को देखता रह जाता है। इस माहौल में यूटोंग को ना देख के हैंसू भी परेशान हो जाती है। अब स्कूल में पुलिस और न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। इस इंसिडेंट से सभी लड़कियां डरी हुई है। तहकीकात में सभी लड़कियां यूटोंग का नाम लेती है क्योंकि वही एंजेला की सबसे बड़ी दुश्मन थी। यहाँ हैंसू पूरे टाउन में यूटोंग को ढूंढती है। अब वो यूटोंग को ढूंढते हुए उनके अपार्टमेंट की टेरेस पे आती है तो उसे याद आता है कि एक शख्स की हमेशा उन पे नजर रहती थी। तो यहाँ प्रिंसिपल वोंग भी अपने बयान में पुलिस को बताता है कि उसे 2 लोगों पे शक है। एक वो संदिग्ध शख्स जो हमेशा उसके स्कूल के लड़कियों का वीडियो शूट किया करता था, तो दूसरा है जयपू जिसने कुछ ही दिनों पहले अपनी लड़की को एक्सीडेंट में खोया है। वो उसके बेटी की हम उम्र लड़कियों को हमेशा इमोशनल होकर ताकता रहता है। दूसरी ओर हैंसू अपार्टमेंट के सामने के स्टोर में जाके वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो उसमें उसे जयपू ट्रक में एक बड़ा बॉक्स चढ़ाते हुए नजर आता है। फ्रस्ट्रेट होकर हैंसू जयपू के रूम जाती है मगर वो घर में नहीं होता कि तभी हैंसू को दरवाजे के पास दीवार पे एक लाल कलर का स्क्रैच दिखाई देता है तो नीचे जमीन पे पड़ा वॉच का बकल उसे मिलता है। उसी वॉच का कलर बालकनी की विंडो पे भी लगा है। हैंसू नीचे जाती है तो गटर में पड़ी यूटोंग की वॉच उसे मिलती है जिसका वो बकल होता है। तो उसे दिखने लगता है कि यूटोंग के साथ क्या हुआ होगा। यूटोंग अपार्टमेंट में आई होगी तो दरवाजे पे ही किलर ने उसे दबोचा होगा। ऊपर ले जाते वक्त हाथापाई में दीवार पे वॉच के स्क्रैच आए होंगे तो वॉच नीचे गिरी होगी। अब हैंसू को यकीन होता है कि हो ना हो यूटोंग जयपू की रूम में बंद है। तो अब वो अपने रूम में जाके चद्दर की रस्सी बना के विंडो से जयपू की रूम में जाने की कोशिश करती है, जिसमें फिसल के उसका हाथ भी जख्मी होता है। फिर भी वो हार नहीं मानती और जयपू के रूम के अंदर पहुंची जाती है मगर अंदर यूटोंग नहीं होती। तभी जयपू घर आता है तो हैंसू बेड के नीचे छुप जाती है। जयपू बेड के पास खड़ा होता है कि उसके हाथ से चाबी का गुच्छा नीचे गिरता है जो ठीक हैंसू के सामने गिर जाता है। उस गुच्छे में वो अजीब चाबी भी होती है। आपको याद होगा जयपू ने दरअसल वो चाबी शिमोन को दी थी तो अब वो फिर से जयपू के पास कैसे आई। तभी घर मालकिन आ जाती है और जयपू को उसका कुछ सामान वैन से ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। न चाहते हुए भी जयपू उसके साथ चला जाता है। उस लेडी का सामान रखने के लिए उसे अपने वैन में पड़ी प्लास्टिक की 2 बड़ी थैलियां निकाल के डस्टबिन में डालनी पड़ती है। उनके जाते ही हैंसू अपार्टमेंट से निकलती है
तो उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर डेविन से होती है। डेविन उसे सामने के स्टोर में ले जाके उसके जख्मों पे मलहम पट्टी करता है। हैंसू उसे बताती है कि यूटोंग लापता है। तो अब वो दोनों स्टोर के सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं। उसमें उन्हें ज़ैपू वो 2 बड़ी थैली डस्टबिन में फेंकते हुए दिखाई देता है। हैंसू को शक होता है कि जरूर उन थैलियों में कुछ है। तभी गार्बेज ट्रक कचरा ले जाने आता है। तो हैंसू पागलों की तरह उस ट्रक को रोक के उन थैलियों को चेक करती है, मगर उसके अंदर कचरे के सिवा कुछ नहीं होता। ये तभी हैंसू को एक जानी पहचानी मोबाइल रिंग सुनाई पड़ती है। वो उसी आदमी की मोबाइल ट्यून है जो हमेशा यूटोंग पे नजर रखे हुए था। हैंसू की उस पे नजर है ये देख के वो भागने लगता है। तो अब हैंसू उसे पकड़ने उसके पीछे भागती है। वो शख्स भी भागने लगता है और कार से टकरा के रास्ते पे गिर जाता है। हैंसू उस आदमी के चेहरे से मास्क को हटाती है। वो उसे तो नहीं पहचानती, मगर उस आदमी का चेहरा देख के डेविन पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो उस आदमी को लॉकअप में डाल देता है। उसके पास मिले कैमरा में डेविन को कई लड़कियों की वीडियोज और हैंसू का वीडियो भी मिलता है, यानी वो वही आदमी है जो यूटोंग पे नजर रखे हुए था। यहाँ पता चलता है वो आदमी यानी टैंगो इंस्पेक्टर डेविन का लड़का है। उसके ठरकीपन को लेकर डेविन ने उसकी कई बार पिटाई भी की थी। उसके बाद वो घर से भाग गया था। अब पुलिस को टैंगो के एक वीडियो में यूटोंग को किडनैप करता ज़ैपू दिखाई देता है। हैंसू टैंगो से पूछती है कि ज़ैपू उसकी बेटी को कहाँ ले गया, शायद उसने अपने कैमरा से शूट किया हो। हैंसू टैंगो से पूछती है कि ये सब देखते हुए भी उसने यूटोंग को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। टैंगो उससे कहता है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा एक राज मैं जानता हूँ। डेविन को टैंगो के कुछ वीडियोस से पता चलता है कि हैंसू अपनी बेटी यूटोंग की पिटाई किया करती थी और चाइल्ड एब्यूज ये एक सीरियस क्राइम है। यूटोंग जब भी किसी मर्द के संपर्क में आती थी हैंसू उसकी पिटाई करती थी। हैंसू के इस बर्ताव के पीछे भी एक राज है जो एंड में खुलता है। हैंसू डेविन से कहती है कि मैं मेरी बेटी को दुनियादारी सिखा रही थी। अब डेविन हैंसू को पुलिस स्टेशन छोड़ के जाने से मना करता है। यहाँ पुलिस हैंसू के उस पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेती है। उन्हें ज़ैपू की तलाश है। तभी यहाँ पुलिस स्टेशन में स्कूल का एक टीचर आता है। उसके चाबियों के गुच्छे में वही चाबी होती है जो हैंसू ने उस दिन ज़ैपू की चाबियों में देखी थी। वो बताता है कि वो चाबी पुराने रिक्रिएशन सेंटर की है जो अब इस्तेमाल में नहीं है। ये रिक्रिएशन सेंटर वही वीरान हवेली है जहाँ मूवी की शुरुआत में उन 3 लड़कियों के मर्डर हुए थे। अब हैंसू उस टीचर के कार की चाबी चोरी करती है और उसकी कार लेके वहाँ से भाग जाती है। वो उस पुराने रिक्रिएशन सेंटर की ओर निकलती है। यहाँ एक घर की मालकिन ज़ैपू के साथ वैन से जा रही होती है कि उसे डैशबोर्ड पे रखी शिमोन की बुक दिखाई देती है। उसमें एक ओरिगामी होता है। वो लेडी शिमोन की गुण गाने लगती है जिससे ज़ैपू गुस्सा होता है और उस लेडी से कहता है कि इंसान ऊपर से जैसा दिखता है वैसा वो अंदर से होता नहीं। यहाँ डेविन हैंसू के रूम की तलाशी ले रहा होता है कि उसे वहाँ एक पुराना मोबाइल फ़ोन मिलता है। वो उस फ़ोन से हैंसू को कॉल करता है तो उसे पता चलता है वो फ़ोन हैंसू के हस्बैंड का है जो पिछले 5 साल से घर नहीं आया। उसे ये भी पता चलता है कि हैंसू पुलिस स्टेशन से टीचर की कार चोरी करके भागी है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो ये मालूम करे हैंसू का हस्बैंड कहाँ है। तो ज़ैपू के वैन में बैठी उस लेडी को टीचर का फ़ोन आता है, मगर बारिश की वजह से वो सुन नहीं पाती तो वो फ़ोन को स्पीकर पे डाल देती है। टीचर लेडी से कहता है कि ज़ैपू अब वांटेड क्रिमिनल है। स्कूल के मिसिंग लड़कियों की केस में वो सस्पेक्ट है। ये बात पास ही बैठा ज़ैपू सुनता है। डर के मारे लेडी कार रेडियो ऑन करती है तो उसमें भी यही न्यूज़ आती है कि पुलिस ज़ैपू की तलाश में है। अब वो लेडी पूरी तरह डर जाती है कि तभी उस लेडी को डैशबोर्ड पे रखा हथौड़ा दिखता है। यहाँ हैंसू उस पुराने रिक्रिएशन सेंटर पहुंचती है तो उसे वहाँ ज़मीन में दफन की हुई उन 3 लड़कियों की लाशें मिलती है। अब उसे अंदर से डर लगने लगता है कि कहीं ज़ैपू ने यूटोंग की भी वैसी ही हालत तो नहीं की। दूसरी ओर ज़ैपू अपने पुराने घर आता है। वहाँ आते ही वो अपनी बेटी हिजिन की यादों में चला जाता है। हिजिन जो एक मेंटली डिसेबल लड़की थी मगर ज़ैपू की जिंदगी थी। स्कूल में हिजिन की एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, यूटोंग। उस दिन हिजिन का बर्थडे था तो वो बहुत खुश थी। ज़ैपू ने उसे वादा किया कि वो केक लेके उसके स्कूल आएगा, मगर बदकिस्मती से उस पे एंजल और उसके दोस्तों की बुरी नज़र पड़ी। हिजिन का बर्थडे है ये सुन के उन्होंने उसे ज़बरदस्ती कांटों का ताज पहना के जख्मी किया, उसके बाल काटे, उसकी पिटाई की। बेचारी डिसेबल हिजिन उनके अत्याचार सहती रही। इस अत्याचार को एंजेला ने अपने मोबाइल पे शूट किया। हिजिन के पेट कबूतर को लेके उसे परेशान किया। तभी वहाँ आई यूटोंग अपने सहेली पे होते अत्याचार देख नहीं पाई और उसने उन लड़कियों को मारने के लिए बैग से सीजर निकाली, मगर आइन वक्त पे हैंसू ने उसे रोका। यूटोंग ने पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश की तो हैंसू ने उसे डांटा क्योंकि उसे अपनी नौकरी की पड़ी थी। हिजिन अपनी दोस्त से उम्मीद करती थी कि वो उसे बचाएगी, मगर हैंसू यूटोंग को वहाँ से ले गई। तो यहाँ इन लड़कियों ने
हिजिन के कबूतर को मारने की धमकी देकर उसे कांच पे चलने को कहा। हिजिन का वजन वो पुराना कांच झेल नहीं पाया और वो टूट गया। हिजिन ऊपर से सीधा नीचे रिक्रिएशन हॉल में गिरी, जिसमें उसकी मौत हो गई। यूटोंग ने वहां पड़ा एंजेला का मोबाइल उठाया। बेटी के बर्थडे पे जयपू ने उसका अंतिम संस्कार किया। जयपू चाहता था कि कोई आई विटनेस सामने आए और उसकी बेटी को न्याय दिलाए, मगर शिमोन ने भी उसे मदद नहीं की, तो वांग ने पैसे खिला के केस को दबा दिया। यूटोंग ने हिजिन की लॉकर में रखा एंजेला का मोबाइल बाद में जयपू को मिला। मोबाइल पे हिजिन के रैगिंग का वीडियो देख के वो समझ गया उसकी बेटी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। फूट फूट के वो तब रोया था। तभी उसने फैसला किया वो हिजिन की मौत का बदला लेगा और उसने एक एक करके एंजेला और उसकी उन 3 सहेलियों को मौत के घाट उतार दिया। बेटी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए बनाई बोट उसने जला दी। अब उसका टारगेट था बूढ़ा शिमोन, जिसे जयपू ने किडनैप किया था। शिमोन जो उस दिन रिक्रिएशन सेंटर में स्टूडेंट को प्रेयर सिखा रहा था कि तभी ऊपर से हिजिन नीचे गिरी। ऊपर प्रिंसिपल की लड़की को देख के शिमोन भी चुप रहा। अगर वो चाहता तो जख्मी हिजिन को हॉस्पिटल भेज के बचा सकता था, मगर फिर हिजिन के मुंह से एंजेला का नाम सामने आता। अपनी नौकरी बचाने के लिए शिमोन चुप रहा। पुलिस को उसने यही बयान दिया कि वो एक एक्सीडेंट था। अब जयपू शिमोन से कहता है मैंने उन सभी लड़कियों को मार दिया है जिन्हें बचाने की कोशिश तुमने की। तुमने हमेशा लोगों को सच्चाई के पाठ दिए, मगर तुम खुद झूठ की राह पे चले। टीचर के नाम पे तुम एक धब्बा हो। तुम उन हैवान लड़कियों से कम नहीं हो जो तुम हिजिन को आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखते रहे। तभी हैंसू वहां आती है और जयपू पे अटैक करती है। वो जयपू से पूछती है उसकी लड़की कहाँ है। जयपू उससे कहता है मैंने उसे आज़ाद किया है। मैंने उसे उस फ्लावर बेड के नीचे दफन किया है जो तुमने टेरेस पे बनाया है। वो सुन के हैंसू शॉक होती है और जयपू पे हमला करती है। जयपू उसका गला दबाते हुए उससे कहता है मेरी बेटी की मौत को तुम भी जिम्मेदार हो। अब तुम्हें पता चला होगा बेटी को खो के कैसा लगता है। हैंसू फिर से जयपू पे हमला करने जाती है तो वो उसे जमीन पे पटक के बेहोश करता है। अब वो शिमोन को वैन में डाल के वहां से भागता है तो हैंसू कार से उसका पीछा करने लगती है और एक मोड़ पे वो जयपू की कार को टक्कर मारती है, जिसमें उसकी कार पलटती है। मगर फिर भी हार न मानकर वो वैन में पड़े घायल जयपू से पूछती है यूटोंग कहाँ है। जयपू उससे कहता है वो तुम्हारे फ्लावर बेड के नीचे दफन है। आज इस घड़ी में हम दोनों में कोई फर्क नहीं, हम दोनों ने अपनी लड़कियां खोई है। हैंसू जानती है कि उसकी बेटी जिंदा है और उसी ने उस फ्लावर बेड का राज जयपू को बताया है। जयपू उससे कहता है तुम्हारी बेटी अब आजाद है। इतना कह के वो हैंसू को वैन से बाहर पुश करके वहां से भागने जाता है, मगर पुलिस उसका रास्ता रोकती है। सभी को अरेस्ट किया जाता है। तो यहाँ फ्लैशबैक से हैंसू का पास्ट हमारे सामने आता है। कहानी 5 साल पीछे जाती है। उस शाम हैंसू कहीं बाहर गई थी। जो घर आती है तो ऐसा कुछ देखती है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका हस्बैंड जैंग घर आया होता है। हैंसू को बंधन के बाहर से आया देख वो उस पर शक करता है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में किसी के साथ गुलछड़े उड़ाती है। वो हैंसू की काफी पिटाई करता है, उसे घर से बाहर निकाल देता है और घर की चाबी नीचे फेंक देता है। हैंसू नीचे जाके चाबी उठाती है कि तभी उसकी नजर नारियल छिलने के बड़े चाकू पे जाती है, जिसे कोयता बोलते हैं। उसे देख के हैंसू के इरादे साफ नजर आते हैं, मगर इस सीन की सच्चाई कुछ अलग है जो एंड में सामने आती है। फ्लैशबैक खत्म होके मूवी फिर से प्रेजेंट पीरियड में आती है। जख्मी जयपू को हॉस्पिटल से पुलिस लॉकअप शिफ्ट किया जाता है। अब ये न्यूज चर्चा का विषय बन चुकी है। स्कूल की उन 4 लड़कियों के मर्डर में जयपू को दोषी पाया गया है। पूरी जनता का गुस्सा उस पर टूट पड़ता है। डेविन को तहकीकात से पता चला है कि कोई ओरिगामी के जरिए जयपू को उन लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता था, जिसे फॉलो करके जयपू ने उन लड़कियों का मर्डर किया। इस सब के बदले वो शख्स जयपू की कुछ मदद चाहता था। जयपू उस शख्स का नाम नहीं बताता। डेविन को शक है कि जयपू ने यूटोंग का भी मर्डर किया है। जयपू उससे कहता है कि यूटोंग अपार्टमेंट के टेरेस पे बनाए फ्लावर बेड के नीचे है। तो अब पुलिस डॉग के जरिए उस फ्लावर बेड को छाना जाता है। तभी एक पुलिस वाले को याद आता है कि उस दिन उसे उस पुराने रिक्रिएशन सेंटर में कुछ ओरिगामी मिले थे। वो उन्हें खोलता है तो वो यूटोंग ने बनाई ड्राइंग होती है, जिसमें यूटोंग ने ड्रॉ किया है कि फ्लावर बेड के नीचे किसी को दफनाया गया है। तो पता चलता है कि हैंसू का पति जैंग 5 साल से परदेश में नहीं है, बल्कि 5 साल पहले उसका मर्डर किया गया है और हैंसू ने उसकी लाश को उस फ्लावर बेड में दफन किया है। उसने उस पर कमकोट के प्लांट उगाए और लोगों से यही कहती रही कि उसका हस्बैंड उसे कमकोट के फल भेजा करता है। अब पुलिस को उस जगह जैंग का कंकाल मिलता है। डेविन को शक है कि यूटोंग ने ही जयपू को उस जगह के बारे में बताया, वरना उसे कैसे पता चला वहाँ किसी की लाश है। यूटोंग के बारे में पूछने पर वो एक ही बात कहता है, मैंने यूटोंग को आज़ाद किया है। अब पुलिस की नज़र न देख के जयपू
अपने आप को बिल्डिंग से नीचे झोंक देता है और खुद को खत्म कर देता है। उसका बदला पूरा हो चुका था। यहाँ डेविन का लड़का टैंगो उसे 5 साल पुरानी एक टेप देता है जब यूटोंग 9 साल की थी, जो टैंगो ने शूट की थी, और उसमें ऐसा राज था जिसे देख के डेविन के साथ सभी शॉक हुए थे। डेविन वो टेप लेके हैंसू से मिलने हॉस्पिटल जाता है। हैंसू ने अपने पति के मर्डर का कन्फेशन दिया है। डेविन हैंसू को वो टेप प्ले करके दिखाता है। वो उसी शाम का वाकया है जब हैंसू अचानक घर आई थी। उसने देखा बाथरूम में 9 साल की यूटोंग है और उस पर दुराचार किया गया है, और ये दुराचार किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पति ने यानी यूटोंग के सौतेले बाप जैंग ने किया है। हैंसू को उस मासूम पे हुए अत्याचार पे रोना आया और वो कोयता लेके जैंग को मारने के लिए फिर से अपार्टमेंट में आ गई तो उसने देखा छोटी यूटोंग ने जैंग के गले में सीजर घुसा के उसका मर्डर किया है। वो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैंग की लाश को दफन करके उसने इस राज को राज ही रखने का फैसला किया, मगर सामने की बिल्डिंग से टैंगो ने इस पूरे वाकया को अपने कैमरा से शूट किया और अब 5 साल बाद इस राज से पर्दा खुला कि जैंग का मर्डर हैंसू ने नहीं यूटोंग ने किया था। हैंसू डेविन के सामने गिड़गिड़ाती है कि वो ये सबूत अदालत में पेश ना करे, यूटोंग को जेल ना भेजे। अपनी लड़की की खातिर वो जेल जाने को तैयार है। एक माँ के दर्द को वो समझे। डेविन इमोशनल हो जाता है। एक बाप होने के नाते वो हैंसू के दर्द को समझ लेता है और टेप को डिस्ट्रॉय करता है। अब शहर से दूर जाते एक ट्रक में हमें यूटोंग दिखाई देती है। उस दिन जयपू ने जो बॉक्स ट्रक में चढ़ाया था उसमें यूटोंग थी। उस माहौल से मुक्ति दिलाने की हेल्प यूटोंग ने जयपू से मांगी थी। घर से भागने के पहले यूटोंग इमोशनल होके आखिरी बार अपने माँ से भी मिली थी, मगर वो उसे सच्चाई न बता पाई। दरअसल अपने बनाए ओरिगामी के जरिए वो जयपू को एंजेला और उन बाकी लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। एंजेला का मोबाइल लॉकर में रखे उसी ने हिजिन के रैगिंग का वीडियो जयपू को दिखाया और वही देख के जयपू ने बदला लेने की ठानी। दरअसल जयपू के जरिए उन लड़कियों को मार के यूटोंग ने अपनी दोस्त की मौत का बदला पूरा किया था। यानी पूरे मर्डर का प्लान यूटोंग का था। जयपू तो सिर्फ एक किलर था। टैंक के शूट करने की आदत को नजर में रखे जयपू के साथ मिलकर उसने अपने किडनैपिंग और मर्डर का बनाव किया ताकि दुनिया की नजर में वो डेड बनी रहे। गूंगी और लाचार लगने वाली यूटोंग एक ब्रिलियंट किलर निकली थी। मूवी के एंड में यूटोंग हमें एक डिटेंशन सेंटर में दिखती है और उसके चेहरे पे वही किलिंग स्माइल होती है। क्या उसने किसी और का मर्डर भी किया है या अपने आप को उसने पुलिस के हवाले किया है? किसी ने कहा है साइलेंस कैन बी एज डेडली एज वायलेंस। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।